एक दिन बहुत सर्दी थी। जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापस आई, डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मैं सदमे में खड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में लिए हुए बुझे हुए कदमों से मैं घर में दाखिल हुई तो मामी ने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे जल्दी से चाय बना के दी कि शायद तुम्हें ठंड लग रही हो। मगर मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और मामी के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। वह घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ आफरीन, खैरियत है ना। मगर जैसे जैसे वह पूछ रही थी, मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। और फिर मैं रोकर जब थक गई तो मामी ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और सोने को बोलने लगी। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई और जब रात को आंख खुली तो मामी ने बताया, आज मामू घर वापस नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है। तो खाना खाकर मैं फिर से लेट गई। जब वह मेरे लिए एक गर्म गिलास दूध का लेकर आई और ज़बरदस्ती मुझे पिला दिया। दूध पीकर मैं फिर से लेटने लगी तो वह बोली, आखिर क्या परेशानी है मेरी बच्ची, मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो भी बात है खुलकर बताओ। बेटी, मैं कुछ देर सोचती रही। पहले सोचा कि ना बताऊं, लेकिन यह बात छुपाने वाली नहीं थी। मैंने मामी को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर उनके होश उड़ गए और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसुओं से भर चुका था। आफरीन, यह क्या कह रही है तू? कब हुआ यह सब? तू किसी को पसंद करती है क्या? अब मामी मुझसे बहुत सवाल करने लगी। मैंने कहा, नहीं। फिर बताओ कैसे हुआ यह सब? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोल, वरना मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जानती हैं, जब मैं नसरीन के घर गई थी तो वापस आने पर रात हो गई थी। मामी ने जल्दी से सर हिलाया और मुझे बात जारी रखने को बोला। तो गली में अकेली वापस आ रही थी जब एक आदमी ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद किया और मुझे एक खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ जुल्म किया। कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मामी गुमसुम सी मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात ख़त्म की तो उनकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी रात हम दोनों जागते रहे। मामी बार बार मेरा माथा चूमती और मुझे हिम्मत देती। मैं भी किसी बेजान चीज़ की तरह दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैंने जितना बताया मामी ने वह सुन लिया। उसके अलावा वह एक लफ्ज़ तक मुझसे न पूछी और ना ही कुछ बोली। अगर उनकी जगह मेरी अपनी माँ भी होती तो वह कहीं ना कहीं मुझे मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर मामी ने एक लफ्ज़ तक मेरे खिलाफ नहीं बोली थी। वह तो बस गम में हाथ उठाए ऊपर वाले से शिकवा करने लगी और बार बार अपने आप को कोसने लगी कि बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और कैसी जालिम औरत हूँ मैं, इसका दुख ही न जान पाई। इसमें गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था उस रोज़ मेरे कज़िन यानी मामी के बेटे का वलीमा था और वलीमे के बाद मैं नसरीन को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि वह अकेले जाते हुए बहुत डरती थी। उसका भाई भी शहर में नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और झांसी की रानी समझती थी। मुझे कभी डर नहीं लगता था। यहाँ तक कि मामी मामू ने भी मुझे कभी रात हो जाने के डर से सहेली के घर जाने से नहीं रोका, क्योंकि मुझ में हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं नसरीन को छोड़कर वापस आई तो सारे डर और दहशत से ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह तक मैं उसी जगह पर लेटी रही और उठकर हिम्मत करके मुंह धोया और फिर घर चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, उसे कोई भी ताला नहीं लगाता था। तो मैं वहाँ से अंदर दाखिल हुई, क्योंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए किसी को भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं सीधा छप्पर पर बने स्टोर रूम में चली गई और अपना हुलिया ठीक किया। यही मेरी हिम्मत की बहादुरी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं पूरे होशो हवास में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अब जो हो चुका था मैं उसे वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था, या तो उसे बर्दाश्त कर लूं या फिर सबको बताकर अपना तमाशा बनवा लूं। हमारे मोहल्ले में पहले भी ऐसा हुआ था एक लड़की के साथ। किसी ने ज्यादती की और सब लोगों को मालूम हो गया, क्योंकि वह लड़की मेरी तरह बहादुर नहीं थी और उसके रोने से सबको खबर लग गई, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरे मोहल्ले ने
उस लड़की के घर वालों पर थू थू की और उसके बाद लड़की की ना शादी हुई ना ही उसकी बहनों के रिश्ते कहीं हुए। फिर आखिर मजबूर होकर एक रात वह सब यह इलाका छोड़ गए। यही बात जहन में आते ही मैंने खुद को संभाल लिया। अगले रोज़ मेहमान चले गए, लेकिन मामी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। फ़िलहाल मैं उनकी खुशियों को दुख में नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली बहू लेकर आई थी तो कैसे मैं उनके रंग में भंग डाल देती। तो चुपचाप इस गम को कड़वे घूंट की तरह पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती थी। मामी को भी शायद इसीलिए महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अब वहाँ ज़ारा भी आ गई थी तो उससे बातें वगैरह करती रहती। मेरे लिए भी यह अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे या मेरे बारे में कोई बात करे। शायद सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती अगर मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं डॉक्टर के पास कभी ना जाती। लेकिन मामी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा कि जाओ जाकर चेकअप करवाओ, कहीं अंदर ही अंदर कोई बुखार ना हो। मैंने उन्हें लाख मना किया, मगर वह खुद चादर उठाकर मेरे साथ चलने को तैयार थीं, जिस पर ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ा। अच्छा ठीक है, एक बार ज़रा और भाई को जाने देते हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरा यही ख्याल था कि अगर कोई बात खुले तो भाई या ज़ारा घर पर ना हों, और कल वह लोग घूमने जा रहे हैं। उनके घर से निकलते ही मैं भी डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन आगे डॉक्टर ने जो दिल दहला देने वाली खबर सुनाई, उसे सुनकर मुझे यही लगा, अब मैं कभी मामी के सामने सर नहीं उठा सकूंगी, क्योंकि वह मेरी माँ नहीं हैं। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालत को समझती, मुझे बुरा भला कहती, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने तो उफ़ तक ना कहा था। उस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि पूरी ज़िंदगी में इस मामी की मोहब्बत तले गुजार दी और आज तक मैं उन्हें समझ ही ना पाई। बचपन में मेरे माँ बाप भी मुझे रखने से इनकार कर दिए, तो यही वह नेक औरत थी जो आगे बढ़ी और मुझे अपनी गोद में भर लिया। हमारा ख़ानदान कोई गरीब घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता था, बल्कि सब लोग पढ़े लिखे और अच्छे पोजीशन पर थे। मेरे अब्बू डॉक्टर थे। वह पढ़ लिख तो बहुत गए, मगर अपनी सोच कभी बदल ना सके। हम लोग 5 बहनें ही थीं। अब्बू को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती या किस्मत के खेल के ऊपर वाले ने उन्हें बेटे से नहीं नवाजा। इस बात का गुस्सा वह मेरी माँ पर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी मोहब्बत की शादी हुई थी। मेरी माँ और अब्बू दोनों मेडिकल कॉलेज किए हुए थे, साथ पढ़ते थे। वहीं से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी जैसे पाक बंधन में बंध गए। अब्बू बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी जहलियत उन्हें ले डूबी। जब पहली बेटी की पैदाइश हुई तो उस पर भी सभी ने खुशी का इजहार किया और मनता भी था। वैसे भी सारी खुशियाँ सिर्फ बड़े बच्चों का ही मुकद्दर ठहरती हैं। हम छोटों को तो कचरे के मानंद फेंक दिया जाता है। पहली के बाद दूसरी पर कम खुशी हुई। मेरी माँ भी अब्बू के रंग में इस कदर ढल चुकी थी कि वह दिन कहते तो माँ रात को दिन बोल देती। अगर अब्बू खुश होते तो वह खुश होती, अगर अब्बू के सर में दर्द होता तो माँ को बुखार हो जाता। उन दोनों की मोहब्बत एक मिसाल थी, मगर औलाद के नतीजे में वह मार खा गई। इसी तरह दूसरी, तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी तक औलाद थी। अब्बू खुद को कहते थे कि डॉक्टर होने के बावजूद वह अपनी बीबी को कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जो लड़का पैदा करे। आखिरी कोशिश के नतीजे में मेरा जन्म हुआ। अब्बू ने तो मुझे देखा भी नहीं था और मामी से कहा, अगर तुम यह लड़की लेना चाहती हो तो मैं खुशी से देने को तैयार हूँ। मामी को क्या चाहिए था? उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो उस वक्त 7 साल का था। हन्नान के बाद वह माँ नहीं बन सकी थी। उन्हें बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अगर वह ख्वाहिश मेरे ज़रिए पूरी हो सकती थी तो वह हाँ क्यों ना करती। उन्होंने खुशी से मुझे बेटी मान लिया और मैंने उन्हें माँ समझकर भी मामी बुलाती रही। बचपन से ही मेरे होश संभालते उन्होंने यह बात मुझे बता दी थी कि उसके असली माँ बाप कौन हैं। तभी से मैंने उन्हें मामी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज़ मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं गलत थी। मामी ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही। लेकिन यह उम्मीद उस वक्त टूटी जब मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट सबसे पहले जाकर अपनी असली माँ को दिखाई। मैं उनसे बात कर लेती, लेकिन वह बात एक माँ बेटी जैसी नहीं थी।
बल्कि उसमें एक झिझक थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी, तो सीधा उनकी तरफ चली गई। वहाँ गई तो अम्मी अब्बू दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मेरी बहनें मुझे अपनी बहन ही समझती थीं, लेकिन मेरे बाप मुझसे कोई रिश्ता रखना गुनाह समझते थे। मैंने कहा, माँ मुझे कुछ बताना था। उस वक्त मैं रो रही थी, जबकि अब्बू कमरे से बाहर चले गए। माँ को भी जल्दी थी जाने की। वह बोली, क्या हुआ आफरीन, ऐसे अचानक तुम्हारी मामी नहीं आई? मैंने फिर से कहा, माँ वह यह रिपोर्ट। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजने लगा और फिर माँ मेरे गाल पर हाथ रख कर चली गई। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादियाँ हो चुकी थी। तीसरे नंबर वाली आई और मुझसे गले मिली। फिर पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लेकिन जिसकी माँ हमदर्द नहीं हो सकती, बहनें क्या खाक होंगी? यही सोचकर मैं वहाँ से चली आई और मामी को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वह औरत मेरे लिए मामी नहीं रही, बल्कि अम्मी बन गई, मेरी असली माँ। मेरी असली माँ ने तो मुझे देखते ही मुंह फेर लिया और जिसे मैंने पराया समझा, एक रात में ही वह अपनी माँ बन गई। उन्होंने मुझे हर लम्हे संभाला, हर लम्हा गिरते हुए हाथ थामा, मगर यह नहीं पूछा तुम गलत रास्ते पर गई ही क्यों थी। अगली सुबह मामू आए तो उन्हें खाना खिलाकर मामी ने मुझे बुलाया। मैं डर गई कि कहाँ जा रहे हैं हम सब। उनका जवाब था, हॉस्पिटल। मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनहगार नहीं समझती थी। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वे एकदम से बेबस हो गईं और मुझे समझाने की कोशिश करने लगीं, मगर मेरा इनकार का इनकार ही रहा। ठीक उसी वक्त उन्हें कुछ याद आया और वह जल्दी से फ़ोन की जानिब बड़ी, फरजान मैं बोल रही हूँ, तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना? आफरीन का, हाँ। तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया वह रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी। एक तरफ़ा फ़ोन पर हुई बातों से मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। फरजाना आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वह अम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। बेटा जो कि बाहर मुल्क में रहता था, इसलिए अम्मी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी वह अभी मेरी शादी करने के मूड में नहीं थी, लेकिन इस वक्त इस रिश्ते का याद आना, मैं सब कुछ समझ गई थी। अम्मी प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी मुझे समझाने लगीं कि आफरीन, मैं जानती हूँ फरजाना को मुझ पर यकीन है, वह बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती हो तो हम कैसे इन सब हालात से निपट सकते हैं? इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर बेटी, वही रट मेरी वही रट थी, मुझे शादी नहीं करनी। आधे घंटे से बहस के बाद वह तंग आ गईं और गुस्से से बोली कि शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाजों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इल्ज़ाम भी, वह जिनमें तुम शामिल ही नहीं हो। उस वक्त मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। कैसी नेक औरत को मेरी माँ चुना गया है। उनके डांटने पर मैं खामोश हो गई और हाँ कर दी। शाम को वह फरजाना आंटी के घर गईं तो 2 घंटे के बाद वापस आईं, और जब वह वापस आईं तो उनके चेहरे पर एक चमक थी। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही। जब वह खुद ही आकर मुझे बताने लगी, मैंने फरजाना से बात की है, उसे तमाम हकीकत बता दी, और जानती हो, उसे कोई एतराज़ नहीं है। उसने वादा किया है कि कभी इस राज की भनक किसी को नहीं लगने देगी और बेटियों के मान के साथ तुम्हें रखेगी। यह बात उसके बेटे को नहीं बताएगी, क्योंकि वह तो हफ्ते बाद वापस लंदन चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वह अनजान औरत मुझ पर क्यों रहम करने को तैयार है? यही बात मैंने अम्मी से पूछी तो वह फरजाना आंटी को दुआएं देते हुए कहने लगी, बेटी, होते हैं तो ऐसे दोस्त भी जो दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वह नेक औरत भी उन लोगों में से एक है। देखना, वह तुम्हें कोई गम नहीं आने देगी। बस तुम मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना। कभी यह बात भूल कर भी किसी को मत बताना। जब मामू को यह बात पता चली तो उन्होंने मना किया कि अभी तो हन्नान की शादी की है और तुम हफ्ते के अंदर ही आफरीन की भी शादी करना चाहती हो। खानदान वाले भला क्या कहेंगे? अम्मी को खानदान वालों की परवाह नहीं थी।
उन्हें बस मेरी रुखसती की परवाह थी और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामू की इजाज़त थी। ना चाहते हुए भी उन्हें मामू को सब कुछ बताना पड़ा और जब यह बात मामू को पता चली तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मामी की बताई हुई हकीकत पर उन्हें चुप्पी रखनी पड़ी। मामी ने मेरे माँ बाप को भी बस बता दिया कि वह मेरी शादी कर रहे हैं। उन्हें डर था अगर उन्होंने भी कोई ऐतराज़ कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या सबको असल वजह बताती फिरेगी। मगर उन्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर बात ख़त्म कर दी। मामी ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा दहेज तैयार किया, जिसमें से बहुत सारे तो वह मेरे बचपन से ही जुड़ती चली आ रही थी। मैं बस गुमसुम सी सारे हंगामे को देख रही थी। मेरे दिल में ना कोई खुशी ना ही ख्वाब, बल्कि मैं खुद को इस कदर मैला समझ रही थी कि कोई हद ही नहीं। खानदान वालों ने यह बात ज़रूर उठाई कि अगर आफरीन की भी शादी करनी ही थी तो एक हफ़्ता पहले हन्नान के साथ ही उसे भी निपटा देते। अब तो हमें छुट्टियां नहीं मिलती। पहले ही बच्चे स्कूलों से हफ्ते भर की छुट्टी कर चुके हैं। जिस पर मामी ने यही कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं आनी चाहिए। अगले साल जब सब लोग आएंगे तो मैं उन्हें एक शानदार पार्टी दूंगी। सब लोग ही बड़बड़ा कर चुप कर गए कि पैसा दिखाती है, यह है वह है, मगर मामी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रुखसती से पहले वह बात बात पर रोने लगती, मुझे गले से लगाकर कई मिनटों दिलासे देती। जिस दिन से रिश्ता तय हुआ तभी से उन्होंने मुझे डपट कर कहा, आफरीन, यह हफ्ता तुम अपना हर गम भूल जाओ, एंजॉय करो। हम माँ बेटी खुशी खुशी एक दूसरे से जुदा होंगे। इन दुखों के बोझ के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैंने यह बात मान तो ली, मगर अंदर ही अंदर यह दुख हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। आखिर वह दिन आ भी गया जिसके लिए मामी ने इतने अरमान सजाए थे। लेकिन अब मैं रुखसत भी हो रही थी तो कैसे? ना कोई मेहंदी, ना कोई डांस, सीधा निकाह के बाद रुखसती। शादी में सिर्फ मेरे माँ बाप थे और उस वक्त भी मेरे अब्बू बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। उनका यह रवैया देखकर मैं अंदर ही अंदर रोने लगी और मामा मामी को ही माँ बाप का दर्जा देकर रुखसत हुई। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मुझे घर लाते ही सबसे पहले मेरी नज़र उतारी। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब ठीक था, लेकिन मेरी शादी पर सास ने बोल दिया था कि आफरीन घूंघट में ही रहेगी। शहजाद यही चाहता है कि उसकी दुल्हन घूंघट में रहे और फिर मैरिज हॉल से लेकर घर तक मैं घूंघट में ही रही, क्योंकि सब अपने थे तो किसी को एतराज़ नहीं हुआ। कमरे में भी मुझे सास ही छोड़कर आई और बगैर कुछ कहे ही मेरा माथा चूमकर वापस चली गई। शहजाद भी बहुत अच्छे थे। वैसे भी एक दिन में उन्हें कितना जान सकती थी। उन्होंने तो मुझे पर्दे या घूंघट के बारे में कुछ नहीं बोला और यही कहा कि मैं जल्द तुम्हें भी लंदन बुला लूँगा। फ़िलहाल तुम्हारा वीज़ा और बाकी कागजात बनने में कुछ वक्त लगेगा। मेरे लिए यह खबर दुख की नहीं बल्कि खुशी की बात थी कि इस तरह मैं अपने साथ बंधे झूठ को संभालने में कामयाब हो जाऊंगी। अम्मी ने मुझे इतने अच्छे से समझाया था कि मैं अपने तमाम गम और डर पीछे छोड़कर शहजाद की दुल्हन बनी बैठी थी। सबसे बड़ा सहारा मुझे सास का था और मेरे लिए यह खुशी की बात थी। दूसरे दिन वलीमा से पहले सास मेरे पास आई और बोली, आफरीन, जो कुछ भी है वह तुम्हारे और मेरे दरमियान है। बेटा, भूल कर भी किसी के सामने जिक्र ना करना। बाकी सब मैं देख लूँगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से भी पर्दा करोगी। मैं कोई गर्म मिजाज की औरत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। उनसे पर्दा करना, बाकी तुम्हारी जो मर्जी हो वह तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। सास की पर्दे वाली बात तो मुझे अजीब लगी, मगर मैं चुप रही। अब शायद बहुत सी बातों पर चुप ही रहना था। वलीमे पर भी मैंने सास के कहने पर घूंघट ओढ़े रखा और वलीमे के कुछ हफ्ते बाद ही शहजाद भी लंदन चले गए। लंदन जाकर भी मैं ही उन्हें फ़ोन करती थी, वह मुझे कभी फ़ोन नहीं करते थे। अगर मैं कभी फ़ोन नहीं करने का शिकवा करती तो वह कहते थे कि यहाँ काम बहुत है। मैं अब पूरा दिन कमरे में रहती थी। घर में नौकरानी थी, खाना सास खुद पकाती थी। मुझे रोज़ सुबह फल और जूस पिला दिया करती थी और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मैं बहुत बोर हो चुकी थी। ससुर भी अक्सर पूरा दिन घर से बाहर ही रहते थे।
एक रोज़ सास घर में अकेली थी और मेरा चाट खाने का दिल कर रहा था। बाहर का दरवाज़ा लॉक करके मैं किचन में आई और मज़े से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आज़ादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, वरना हर वक्त ससुर के डर से घूंघट में ही रहती थी। मैं चाट बनाकर जैसे ही पलटी, किचन के दरवाजे पर ससुर अभी अभी ही आए थे और मुझे हैरत से देखने लगे। वह शायद पानी मांग रहे थे। मैंने जल्दी से दुपट्टा उठा लिया और उन्हें पानी का गिलास थमाया, मगर वह गुमसुम खड़े बस मुझे ही देखते जा रहे थे। मेरे जल्दी से घूंघट उड़ने पर वह बोले, रहने दो, अब क्या फ़ायदा। तुम्हारी सास मुझसे जो छिपाना चाह रही थी, मैंने वह देख ही लिया है। शायद मेरी सास ठीक ही कह रही थी जो मुझे पर्दा करने को बोल रही थी, क्योंकि मेरी वजह से ससुर जी की जान ही चली गई। हाँ, उन्हें सदमा पहुंचा था। सास जब वापस आईं तो ससुर चारपाई पर लेटे सीना मसल रहे थे। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अंदर उनका इलाज कर रहे थे। जब मैंने सास को सब कुछ बता दिया कि ससुर ने मेरी शक्ल देख ली है, वह बेचारी मुझे क्या कहती, बस मेरे सर पर हाथ फेर कर फिर से दुआ देने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है। वह आखिरी स्टेज पर हैं। जिसको मिलना है मिल सकता है। आपके मरीज को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। सास जल्दी से कमरे में गईं और 5 मिनट बाद मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गईं। ससुर जैसे मेरे इंतज़ार में ही बैठे थे। सास को देखकर बोले, फरजाना, मैं कोई बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं बहू को बता दूं? सास ने रोते हुए कहा, हाँ। ससुर ने फिर मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बेटी, हमें माफ़ कर देना। हम दोनों ने माँ बाप के किरदार को बखूबी नहीं निभाया। मैं हैरत से उनकी बात सुन रही थी। भला इस सब में मेरा क्या ताल्लुक़? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, बेटा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वह जुल्म किसने किया था? अब इस बात पर मैं चौंक कर सास को देखी तो वह सिर झुका ली। नहीं, मेरे नहीं बोलने पर बहुत शर्मिंदा हुए। तुम्हारे साथ जो जुल्म मेरे बेटे ने किया था, शहजाद ने। अब तुम्हारा शौहर है। आसमान टूटना क्या होता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ था। क़यामत कैसे आती है यह भी मुझे इसी लम्हे में मालूम हुआ था। मैं शौक़ से आलम ससुर को देखती रह गई जब वह आखिरी हिचकी लेकर अपने तमाम बोझ से आज़ाद हो गए। उनके कफन दफन के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो सास खुद ही मेरे कमरे में चली आईं। जो बात मैं उनसे पूछना चाह रही थी उसे भी बताने की इतनी बेचैनी थी, बगैर किसी डर के ही वह बोलने लगी। उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ कर गए थे, आज वह बात मैं पूरी करने आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है, जिससे उसकी ज़बान के साथ साथ सोच भी अंग्रेज़ों वाली हो गई है। उसने लंदन में शादी कर रखी है। जब वह यहाँ वापस आया तो मैं नहीं जानती तुम उसे कहाँ मिली उस दिन। वह नशे में चूर होकर घर से निकला था और फिर तुम्हारे साथ ज्यादती करने के बाद वह उसी नशे की हालत में वापस घर आया। हम दोनों ही उसके लिए जाग रहे थे, मगर घर आते ही वह बेहोश हो गया। लेकिन नशे की हालत में वह तुम्हारी बातें कर रहा था। उसी वक्त उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, जिसकी कोशिश से वह होश में आया। तो मैंने उसकी वजह पूछी और जवाब में उसने बताया कि वह लड़की कहाँ पड़ी हुई है। हम दोनों रात के अंधेरे में तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सबसे प्यारी सहेली के घर ही मेरा बेटा दाग लगाएगा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो मेरी दोस्त कभी मेरे सामने सर न उठा सकती। लेकिन तुम तो मेरी दोस्त की बेटी हो, यह बात मेरे शौहर नहीं जानते थे। बाकी एक नॉर्मल अंदाज में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और बेटी को भी नहीं बताया कि तुम वही लड़की हो। उसे कौन सा याद था? तभी मैं तुम्हारे ससुर से पर्दा करने को बोलती थी। अब यहाँ रहना या ना रहना तुम्हारा फैसला है, लेकिन यह बात ध्यान में रखना, मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी शुरू करो बजाय उसके इंतज़ार करने के। मैं बस खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और फिर जाकर मामी को सब कुछ बताने की बजाय मैंने चुपचाप वहाँ रहना कबूल किया कि अगर ऐसा ना करती तो मोहल्ले वाले मुझे कबूल ना करते। अब मेरा शौहर वापस आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है जिसके परवरिश में
ऐसे करूँगी जो लड़कियों की इज़्ज़त करना जानता हो। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।